DCT 6 क्वेश्चन नंबर 18। डाउट है? अरे कुछ भी। 12 किलोवोल्ट वोल्टेज इनपुट है 12,000 वोल्ट, सप्लाई और आउटपुट है 120 वोल्ट। एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, पावर आउट है 60,000 वोल्ट वॉट। तो यहां करंट आएगा वोल्टेज इंटू करंट इक्वल टू पावर, 120 इंटू करंट इज इक्वल टू 60,000। तो करंट की वैल्यू समझ गए कितनी बनी? 500। और अगर इधर करंट 500 है तो इधर करंट 1200 से 100 गुना कम हुआ तो करंट यहां पे 5 एंपियर। पावर इन इसकी भी 60,000। मैं मान रहा हूं 100% एफिशिएंसी है। शांत हो जाओ। टोटल पावर कंजर्व्ड है, जितनी पावर इनपुट है उतनी ही पावर आउटपुट है। इनपुट पावर क्या है? इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, आउटपुट पावर आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट। और लोड रेजिस्टेंस आर आउटपुट पूछा होता तो आउटपुट वोल्टेज को आउटपुट करंट से डिवाइड कर देते, तो 120 बाय 500 ओम। और इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट वोल्टेज को इनपुट करंट से डिवाइड कर देते, तो 12,000 बाय 5। अब बताओ क्या पूछा है? सेकेंडरी कॉइल विल बी, तो ये आंसर आ गया 240 मिली ओम। चलो 19 का बॉम्बे, 20 का आगरा, 21 का चेन्नई। फिर से वही लोड 80,000 दिया है, 160 वोल्ट 80,000, तो आउटपुट करंट आ जाएगा। इनपुट वोल्टेज दिया है उससे नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो 21 में आउटपुट पावर 80,000 है, आउटपुट वोल्टेज 160 है, तो आउटपुट करंट 80,000 बाय 160 और रेजिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, ये करना। शांत रहिए। और पावर इनपुट भी इतनी ही माननी है क्योंकि 100% एफिशिएंसी रखी है। अगर एफिशिएंसी कुछ और दी होती तो वो फैक्टर यहां काउंट करना पड़ता। तो बस लॉजिक ये है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज हमेशा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी और नंबर ऑफ प्राइमरी है, लेकिन इसका एफिशिएंसी वी आउट आई आउट है। करंट हमेशा ऐसे निकलेगा। तो 21 का चेन्नई, 22 का आगरा, 23 का हैंसप्रू, 24 चेन्नई, 25 बॉम्बे, 26 चेन्नई, 27 आगरा, 28 दिल्ली। अरे दिल्ली फिर से पढ़ो। इनपुट डीसी है तो आउटपुट कुछ भी नहीं निकलेगा, आउटपुट 0 आएगा। तो डायरेक्ट रेशियो मत ले लेना, एसी होना चाहिए। 29 बॉम्बे, कौन सा 19 एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, रेजोनेंस फिनोमेना एल और सी दोनों होने चाहिए, शार्पनेस क्वालिटी फैक्टर। हाँ तो दिक्कत क्या है इसमें? किस पार्ट में दिक्कत है? आंसर तो सही है। दिक्कत बताओ। ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में। चलो तो जेई कॉर्नर पे आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 आंसर्स। चलो आंसर ही देखते हैं सीधे क्या क्या है। जेई कॉर्नर में मेरी किताब आ गई, मैं करेक्शन भी कर लूंगा। हाँ, जेई कॉर्नर में क्वेश्चन नंबर 1 का चेन्नई, सेकंड
ऑल ऑल ऑल। थर्ड का बॉम्बे, फोर्थ का बॉम्बे, फिफ्थ का ऑल। ऑल मतलब हैंस प्रूव्ड, पीछे आंसर है। फिफ्थ के तो यहां तक तो सही था, शायद नहीं था सही। पांचवें का सही है, बिल्कुल सही आंसर है। पांचवें का सही है, हैंस प्रूव्ड है। छठवें का, छठवें का भी दिया है, हाँ छठवां भी सही। सातवें का दिल्ली, आठवें का यहां से रहता फैला क्या, आठवें का चेन्नई, एट्थ का चेन्नई, नाइन दिल्ली, टेंथ टोटल फ्लक्स 0। टोटल फ्लक्स ये पूछा है, अगर यहां से करंट जाता, अंदर क्रॉस होता तो बाहर डॉट होगा, और जितना क्रॉस इस स्पेस में है उतना ही डॉट बचे हुए स्पेस में है। नेट फ्लक्स इज 0। चलो 11 का हैंस प्रूव्ड। 12th का, 12th का सब्जेक्ट आंसर देखें सही दिया कि नहीं। 12th का सही है, आगरा आंसर आ रहा है। आगरा कैसे आएगा, हाँ 12th का तो नंबर में आंसर आएगा कुछ। 10th वाला, 12th में आंसर 10 वाला है। 12th में 10th का आंसर है, जो 10th का आंसर है वो है 12th में, बिल्कुल सही है। सही ढूंढा, बताना है क्या, नहीं बताना। 7th तो बिल्कुल नहीं बताना, दिल्ली आंसर। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर यूनिफॉर्म अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप। लूप 7th का आंसर 0 आएगा ऑलवेज। अब देखिए लूप ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा, ईएमएफ 0 आएगा। लूप कंप्लीट है, रोटेट करेगी तभी फ्लक्स पैदा होगा, ट्रांसलेट करने से तो फ्लक्स पैदा नहीं होगा। अगर बैटरी बनेगी भी तो भी कैंसल आउट हो जाएंगी। 12th में दिक्कत क्या है तो महासड़ा क्वेश्चन 12th। यहां से करंट ई बाय स्मॉल आर जाएगा, और अब अगर हमने स्विच टॉगल कर दिया, उस तरफ बना दिया, तो ये आर आर और करंट तो वही रहेगा ई बाय आर। तो अब एनर्जी कितनी रिलीज होगी, हाफ एल आई स्क्वायर, और आई की वैल्यू कितनी है, ई बाय आर का होल स्क्वायर। लेकिन क्वाइल में कितनी रिलीज होगी, तो टोटल को रेजिस्टेंस के रेशो में बांटना पड़ेगा। टोटल एनर्जी जो भी थी वो इन दोनों के रेशो में बटेगी, क्योंकि करंट सेम है, पावर रेजिस्टेंस के रेशो में आएगा। अरे पहले लगा हुआ था फिर पलट दिया है, पहले स्विच इधर था और अब ये स्विच पलट दिया इधर, तो बैटरी हो गई ओपन, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। पढ़ो अच्छे से, मिलेगा मिलेगा इस बैटरी से करंट स्विच ऑफ कर दिया, ये तो हमेशा कनेक्शन था, ये स्विच ऑफ कर दिया तो ये सर्किट बचा, और इंडक्टर अपना करंट अचानक बदलता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चेन्नई आंसर है, इसलिए जैसी रखी होंगी सही है। अरे क्या फर्क पड़ता है कैसी रखी है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिंग ऐसी रखी है या रिंग ऐसी रखी है। अगर करंट बढ़ेगा तो रिपेल ही होंगी, क्योंकि दूर जाने पे ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। चाहे ऐसी रखी हो चाहे ऐसी रखी हो, चाहे एक सोलेनॉइड हो एक रिंग रखी हो, ऐसे रिपेल ही होगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता 8th में कैसी रखी है। 9th का आंसर सही था, बाकी 9th दिल्ली, 10th का आंसर दिल्ली, 11th का पीछे दिया है, 11th का कहां दिया है, किस में, 11th का 9th में और 12th का 10th में। चलो 13 का आंसर 11th पे, वो पैटर्न मिल गया। 14th का आंसर बॉम्बे, 15th का
गोला 15 क्वेश्चन में a coil of wire having final inductance placed coaxially, the coil is connected to battery. ये ऐसा है, तो एक कॉइल कहीं रखी हुई होगी प्लेस्ड कोएक्सियली, अब वो शायद इधर रखी है कहीं कॉइल, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि करंट ऐसा बनेगा, तो फ्लक्स आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आई, ये, लेकिन आई की वैल्यू बनेगी E बाय L 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टो ई बाय आर, तो फ्लक्स बनेगा m टाइम्स E बाय R 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टो, तो डी फाई बाय डी टी एल डी आई बाय डी टी एम ई बाय आर टो ई टू दी पावर माइनस टी बाय टो, ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। पूछा क्या है, ईएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, ऐसे सोचो। तो ये वाला ई बाय आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टो है, ये वाला ई बाय आर एल ई टू दी पावर माइनस टी बाय टो है, और मल्टीप्लाई कर दें बी और ईएमएफ को, तो आंसर बनेगा ई टू दी पावर माइनस टी बाय टो, ये, और इसका ग्राफ बनेगा इनिशियली जीरो फाइनली जीरो पासिस थ्रू मैक्सिमम, तो इसका आंसर डेली आएगा 15 का। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ये एलआर सर्किट का क्वेश्चन है, करेंट एलआर सर्किट वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ का प्रोडक्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड आई पे डिपेंड कर रहा है, ईएमएफ डी आई बाई डी टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो आंसर आएगा 15 का डेली, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर माइनस टी बाय टो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टो, जो पूछा है वो चीज। 16 का आंसर 1 बाय ई, बिल्कुल सही, 16 का आंसर 1 बाय ई होगा। 17 का बॉम्बे, 18 का चेन्नई दिल्ली, बॉम्बे भी है, बॉम्बे भी है, डायमीटर के अबाउट है, एक्सिस के अबाउट लिखा होता तो जीरो होता। 19 का, ये फिगर 18 का फिगर 19 में, तो ईएमएफ इज इंड्यूस इन एडी एंड बीसी, इन दोनों ब्रांचेस में तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन नेट लूप में जीरो होगा। ब्रांचेस में आएगा, इन दो ब्रांचेस में नहीं आएगा, लेकिन पूरी लूप में घूमने पे आंसर जीरो, तो आंसर आएगा किसका, इन नीदर एडी एंड बीसी, ए बी, और वो तो ऑप्शन ही नहीं है, दिल्ली ओनली। 19 का दिल्ली, चलो 20 का बॉम्बे, मैक्सिमम सिचुएशन बी। चलो 21 का हैंसप्रून में आंसर बताओ कहां है 21 का, 21 का कितने पे है, 18 पे, 22 का, 22 का 19 पे, चलो 23 का, 20 का सही चल रहा है, 24 का दिल्ली, 25 का बॉम्बे, सेम डीसीटी का क्वेश्चन है, 26 का मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, चार्ज ये है, ये कुछ तो गायब हुआ है शायद, 26 और 28 सेम क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ 28 में जो फिगर है वो तो ऊपर का होना चाहिए, मैक्सिमम ईएमएफ log 2 बन रहा है। हाँ 26 का इसका फिगर 28 में, बाकी ठीक है, बाकी सब सही है कि करंट ऐसा है और ये ऐसा है, तो इस पे ईएमएफ आएगा डी फाई बाय डी टी, चार्ज आएगा सी इंटू ईएमएफ, तो डी क्यू बाय डी टी आएगा सी इंटू डी टू फाई बाय डी टी स्क्वायर, और फ्लक्स इंटीग्रेशन से आएगा म्यू 0/4 पाई 2 आई ए log 2 का ट्वाइस,
ये आएगा, ये इंटीग्रेशन करने पे ऐसा बनेगा। तो log 2 बन रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा 2 बार आ रहा है, सब कुछ सही है, यही आंसर है। तो आंसर सही दिया है, वही दिया है क्वेश्चन में 26 का। बोलो क्या एक ही ए आ रहा था, एक ही स्मॉल ए आ रहा था, आएगा तो एक ही, मेरा भी एक ही ए आया है, ए तो सही में एक ही आया है, बाकी वो डायमेंशनली चेक कर लो, क्योंकि फ्लक्स में ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा और तो कहीं आने वाला नहीं है। सी ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ओमेगा 2 बार आएगा, एक ही आएगा, सही करो। 2 और 2 4 पाई, पाई कट गया, हाँ ए स्क्वायर की जगह स्मॉल ए है, बाकी सब ठीक है, ए स्क्वायर की जगह स्मॉल ए है, बाकी ठीक है आंसर। तो इसका आंसर यही है, म्यू 0 आई नॉट ओमेगा स्क्वायर ए सी log 2 बाय पाई। ये आई बना इनटू साइन ओमेगा टी, दरअसल ऐसा बना है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। चलो 27 आगरा, फ्लक्स आएगा नहीं। 28 करेंट थ्रू कॉपर सेल, कॉपर कहां चला गया इसका, करेंट थ्रू अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग एन टर्न्स, गुम गया इसमें। 29 का बॉम्बे, ये तो एसी का क्वेश्चन है, एसी का क्वेश्चन है, एसी टॉपिक का क्वेश्चन। 30 का आंसर चेन्नई दिल्ली, एक मिनट देखें, करंट क्या बढ़ रहा है, क्रॉस बढ़ रहा है घट रहा है, क्रॉस बढ़ रहा है तो क्रॉस को सपोर्ट करेगा आउटर वाला, जो आउटर एरिया है वो क्रॉस को सपोर्ट करेगा। अगर क्रॉस घट रहा है तो घट रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो डॉट को सपोर्ट करेगा, तो अंदर ये ऐसा बनेगा, तो बड़ा एरिया डिसाइड करेगा। अब देखें I1 इक्वल टू I2 आएगा, I1 इज इन डायरेक्शन B टू A, तो अंदर डायरेक्शन आई A से B आई। एक मिनट, यह आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है कोई सा भी, तो दिल्ली में AB होगा वो, I1 इज इन डायरेक्शन AB 30 का। इतने सारे पेन लिए, एक पेन देना, ये तो कितने सारे पेन है इसके पास। इन द डायरेक्शन AB, चलो अब आ जाओ 31 के बाद 32 का चेन्नई। हाँ एक मिनट, ये ऑप्शन से अंदाज लगाया क्योंकि साइन चेंज तो होना था, एक में ही साइन चेंज हो रहा है, बाकी हम ग्राफ राफ बता नहीं पाएंगे कैसा बनेगा, एक में ही साइन चेंज हो रहा है तो बाकी आंसर गलत हो गए। 32 का रिपीटेड, 34, 33 रिपीटेड, 34 रिपीटेड, 35 रिपीटेड, 30, ये मजा आ रहा है बहुत करने में, रिपीटेड रिपीट, और ये ऐसे होने चाहिए क्वेश्चन है ना, एक डीसीटी इसी की बननी चाहिए थी। चलो
अब आ जाओ, ये रिंग उछल गई, बिल्कुल उछल जाएगी, तो ट्रू है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस, एक मिनट, पहला सही है, दूसरा गलत है। अर्थ का कोई रोल नहीं है इसमें, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। तो वन इज ट्रू, सेकेंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऐसा पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। चेन्नई, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है, इनका इंटरनल इंटरैक्शन है जो ये कर रहा है। अब आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन। 40 41, 40 का आंसर बॉम्बे और 41 का बॉम्बे नेगेटिव लेंज लॉ के हिसाब से लगा दिया है। तो आंसर बॉम्बे चेन्नई हो कुछ भी सकता था, लेकिन ऑप्शन में है तो हम बॉम्बे लगा रहे हैं क्योंकि लेंज लॉ है। एज पर लेंज लॉ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाया। 42 का आंसर पीछे होगा, नहीं है, कितना 7। 43 का हैंस फ्रूट, 200 लिखाते हो, 200 रेडियन पर सेकेंड। 43 का किसका 40, 43 का सही होगा जो दिया है। मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द रिंग इन द डायरेक्शन, फ्रिक्शन तो नहीं है इसमें। फाइंड द एंगुलर स्पीड इन टाइम t1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो टॉर्क बनेगा QER, अल्फा बनेगा, और ये Q इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ आर dB बाई dt इंटू R। अल्फा आएगा टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ mr स्क्वायर, तो Q dB बाय dt बाय m। Q कितना है, 2 कूलम, मास कितना है 50 ग्राम, इंटू dB बाई dt कितना है 0.2 t। शांत हो जाओ, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ होगा QER, ये फोर्स इंटू R टॉर्क, और ये हाफ R dB बाई dt याद करें, E इंटू 2 पाई R, ये इंटू dB बाय dt इंटू एरिया, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इससे हमने टॉर्क निकाला बाय, एक मिनट, रिंग है या डिस्क है, रिंग है, रिंग है, तो mr स्क्वायर से डिवाइड किया Q बाय 2m, तो 1 बाय 2, तो ये हमारा अल्फा आया। अल्फा ये आया, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कितना बना, 440। तो ओमेगा आएगा अल्फा dt का इंटीग्रेशन 0 से 10, 4t dt 0 से 10, 2t स्क्वायर 200। तो बिल्कुल सही है, हैंस प्रूव्ड है। 40 क्या करने से आ रहा है, अल्फा, ओके मैं समझ गया, dB बाई dt 0.2 ले लिया। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का रेट 0.2 t दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 t नहीं है, dB बाई dt 0.2 t है। चलो 44 आंसर दिए, 44 के मैट्रिक्स में है ना, मैट्रिक्स 1 के आंसर है और 45 के मैट्रिक्स 2 के आंसर है। अच्छी बात है, आंसर दिए, मजा आ गया। अब आंसर दिए हैं, कन्विंस करो अपने आप को कि सही है वो आंसर। कॉम्प्रिहेंशन में इंपल्स वाला लॉजिक लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 से B हो गया इन 1 सेकेंड, तो dB बाय dt की वैल्यू B माइनस 0 बाय 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हाफ R dB बाय dt, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूं, हाफ R B, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, तो टॉर्क आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E इंटू R, हाफ R स्क्वायर B,
तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम टॉर्क इनटू चेंज इन टाइम, तो हाफ आर स्क्वायर बी चेंज इन टाइम, ये एंगुलर मोमेंटम है। और चेंज इन टाइम शायद 1 दे रखा है, और मैग्नेटिक मोमेंट Q/2m एंगुलर मोमेंटम, तो Q/2m हाफ आर स्क्वायर बी डेल्टा टी, शायद ये फैक्टर गामा है क्वेश्चन में, यही फैक्टर क्वेश्चन में गामा है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ आर dB/dt, बातें करना बंद करो, और टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर है तो हाफ आर स्क्वायर बी, और टॉर्क में टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज आ जाएगा। तो ये आया, और एंगुलर मोमेंटम में चेंज पता है तो मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज पता है। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाया गया था। चलो, एक छोटी सी शीट मिली तुम्हें, दिखाओ। अभी तो बताया कॉम्प्रिहेंशन, वे तो हो गए, हैंस प्रूव्ड सब कॉम्प्रिहेंशन हो गए। अब मुझे पढ़ाना है यार, 3 कॉम्प्रिहेंशन हो तो एक थोड़ी है। शांत हो जाइए, कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्यूशन बना दूंगा मैं, चिपका दूंगा अलग बना के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लूं, यूनिट एंड डायमेंशन। अब 1 मिनट और हल्के में मत लेना टॉपिक को, हाँ, इसीलिए क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन जब आपने पढ़ा था तब आपके पास 2-3 फिजिकल क्वांटिटी थी, फोर्स, मास दुनिया की। तो फंडामेंटल क्या था तब? MLT। अब फंडामेंटल में ए आ गया, एक के आ गया, के समझ गए, के टेम्परेचर है, ए क्या है? एम्पियर। और कौन सा है? मोल। और एक CD कैंडेला। अच्छी बात है, ये बियॉन्ड स्कोप है, ये अपने सिलेबस में है नहीं, फोटोमेट्री का पार्ट है। एक यहां इंटरेस्टिंग चीज, मोल, ये म्यू, मोल एक डायमेंशन में काउंट हुआ है। हालांकि कहा जाए तो मोल नंबर है एक, लेकिन स्टिल मोल की डायमेंशन है। तो ये तो मैकेनिक्स की क्वांटिटी हो गई, और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई खास दिक्कत है। फोर्स की यूनिट बोलो, फोर्स की डायमेंशन MLT-2। चलो, प्रेशर की एनर्जी, ठीक है, इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम MLT-1। तो ये तो सादे वाले हो गए। अब मैकेनिक्स में हम थोड़ा अंदर जाते हैं। तो हर टॉपिक के हिसाब से एक डायमेंशन आएगी। जैसे फ्लूइड में कौन कौन से पार्ट इंट्रोड्यूस हुए? रिलेटिव डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी। बातें करना बंद करें। तो फ्लूइड में टोटल इतनी फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है। तो रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये तो M0 L0 T0। विस्कोसिटी, एक कोई फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो F इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी, या फोर्स इजिकल टू माइनस ईटा ए डेल वी अपॉन डेल वाई। कोई बात नहीं, जिसको नहीं भी पता हो याद तो रखना है कम से कम एक फॉर्मूला ये। तो फोर्स इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं, ईटा की डायमेंशन है। तो ईटा की डायमेंशन क्या बनी? फोर्स आर वी, इनकी डायमेंशन डिवाइड कर दो।
तो ये क्या बना, एम एल टी माइनस टू, ये बना एल एल टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। कहां पे, अरे वो तो माइनस टू आया। अब देखिए ये डायमेंशन निकालने का अपना फायदा है। एक तो क्या है कि इसकी एसआई यूनिट तो हमें पता है नहीं, डायरेक्ट नहीं समझ में आ रही, लेकिन यहां से समझ में आ रही है। इसकी एसआई यूनिट क्या बनी, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। आया समझ में। किसी और फॉर्म में भी हम लिख सकते थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि मास अपॉन वेलोसिटी है, लेकिन फिलहाल मैं इसी में छोड़ रहा हूं। ये एसआई यूनिट है। इसकी सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। और सीजीएस और एसआई यूनिट में आपस में एक रिलेशन है। तो 1 एसआई यूनिट इज इक्वल टू कितने सीजीएस, ये पता करना है। तो क्या करते, 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, 10 सीजीएस यूनिट। अब इसमें ऐसा क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी को ऐसा यूनिट कोई नहीं मिली है, लेकिन ये इकलौता केस है जिसको सीजीएस यूनिट मिली है। इसकी सीजीएस यूनिट होती है पॉइज। मतलब ये स्पेशल केस है जिसकी सीजीएस यूनिट ज्यादा पॉपुलर है एसआई यूनिट से। तो इसकी सीजीएस यूनिट पॉइज है। तो अगर पॉइज में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन में पॉइज में दे रखा होगा तो आपको 10 से डिवाइड करोगे तब जाके उसकी एसआई यूनिट निकल के आएगी। समझ गए। तो यहां ये एक स्पेशल चीज थी विस्कोसिटी। एक कोई फॉर्मूला हमने याद किया, उस फॉर्मूले से यूनिट बनाई, एसआई यूनिट सीजीएस में रिलेशन निकाला, और इसका स्पेशल चीज ये है कि इसकी सीजीएस यूनिट का नाम है। चलो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको कोई एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट नहीं मिली, तो इससे हम आंसर तो निकाल ही सकते हैं। क्या बनी डायमेंशन सरफेस टेंशन की, एम टी माइनस टू। अब मैंने कुछ टर्म इसमें लिखे नहीं, सरफेस एनर्जी मैं लिख सकता हूं, लेकिन एनर्जी अगर वर्ड यूज हो गया है तो ये होती है सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये सरफेस टेंशन इनटू एरिया, और ये कुछ और नहीं, फोर्स इनटू लेंथ ही लिखा है डायमेंशनली, तो ये जूल ही बनेगा। तो एज सच कोई खास इसमें दिक्कत है नहीं। रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर वैसे ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जज कर सकते हो रेनॉल्ड नंबर का क्या होना चाहिए डायमेंशन, डायमेंशनलेस, क्योंकि ये एक नंबर है। तो वाकई में ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, ये होता है रो वी डी अपॉन ईटा। अब क्यों, ये देख के समझ में नहीं आता कि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन बराबर आएगी। रो में वेलोसिटी मल्टीप्लाई की और डी क्या है, एरिया मल्टीप्लाई किया, ये ईटा है, ईटा विस्कोसिटी है। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर बस इतना ध्यान रखिए कि ये डायमेंशनलेस है। समझ गए। m0 l0 t0 ये एक नंबर है जो ये बताता है कि फ्लो स्ट्रीम लाइन है कि विस्कस है, मतलब टर्बुलेंट है। अब वो रिवीजन में आएगा कि किसमें क्या मतलब है। ठीक है, चलो अगला बताओ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस कुछ और नहीं, प्रेशर ही है। तो प्रेशर का क्या होता है, 1 अपॉन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। सेकेंड है ऑक्सीलेशंस में कौन कौन से आए नाम जरा देखते हैं। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स,
में फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी आई? फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यूनिट अलग अलग है, ये ओमेगा है, ये एफ है, लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम होगी क्योंकि ये रेडियन पर सेकेंड है और ये पर सेकेंड है। यूनिट दोनों की ही T-1, बेहतर है, सॉरी, डायमेंशन दोनों की ही T-1। पर सेकेंड हर्ट्ज है, रेडियन पर सेकेंड हर्ट्ज नहीं है। तो ध्यान देना, अगर साइकिल पर सेकेंड लिखा है, जैसे 5 साइकिल पर सेकेंड लिखा है, 50 साइकिल पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ओमेगा 100 पाई। समझ गए? लेकिन अगर मान लो इसी की जगह ओमेगा 240 आरपीएम लिखा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 240 इंटू 2 पाई बाय 60, 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 हर्ट्ज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जिनमें आपको कॉमन सेंस लगे उनको छापने की जरूरत नहीं, बस मैं एक गो थ्रू कर रहा हूं हर चीज से कि आपको क्लास कॉपी ना देखनी पड़े, क्योंकि इस बार टाइम काफी है रिवीजन के लिए, तो मैं इत्मीनान से ही अच्छे से करवाऊंगा रिवीजन। समझ गए ना? मतलब इनिशियल रिवीजन तो आपका, जैसे खासकर ये यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, ये प्योर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, क्योंकि इनमें काफी कुछ रिवाइज हो जाएगा। जैसे जब हम एरर एनालिसिस करेंगे तो जितने भी एक्सपेरिमेंट में कहीं भी एरर आ रही थी वो उसमें शामिल होगा लेक्चर में। एक्सपेरिमेंट्स का एक 3 लेक्चर में होगा ये टॉपिक, ये पहला लेक्चर है, 2 लेक्चर और लगेंगे। एक में एरर की बात करेंगे और एक में हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। तो जितने इंस्ट्रूमेंट, चाहे ऑप्टिक्स में आए, चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आए, कहीं भी आए, सभी एक साथ क्लब अप हो जाएंगे, सो दैट आपको लॉजिक समझ में आए कि ये एरर तो हर जगह फिट होता है, कि इनकेस अगर मैं कवर ना भी करूं और कोई नए टॉपिक में आ जाए तो आप लगा पाओ उसको। यही रिवीजन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि टॉपिक मिक्सअप हो जाते हैं और आपको यह पता चलता है कि किस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है और लिंक हो जाता है। अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने देखा इसमें इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। आया समझ में? तो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, हां, ये किसकी यूनिट है? एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड, ये पावर पर यूनिट एरिया लिखी है, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया, ये फोर्स इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू एरिया, ये क्या बना? प्रेशर इंटू लेंथ अपॉन टाइम, ये प्रेशर इंटू वेलोसिटी लिखा है। तो अब ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, यूनिट तो निकाल ही लोगे, तो मेरे ख्याल से इसमें डायमेंशन वायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। या तो यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी पर मीटर क्यूब पर वॉल्यूम, ये भी आया, दरअसल ये 2-3 जगह आया। हाफ म्यू 0 बी स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर और हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सभी एनर्जी पर वॉल्यूम थे। क्लियर? और इसी को आई बाय सी, तो ये क्या लिखा समझ में आया? ये किस फॉर्मूले से लिखा आई बाय सी? इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर सी होता है। और जरा देखें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और रेडिएशन प्रेशर दोनों का सेम डायमेंशन है। रेडिएशन प्रेशर भी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में आई बाय सी था। रेडिएशन प्रेशर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में आई बाय सी था, ठीक है। तो एनर्जी पर वॉल्यूम, मुझे नहीं लगता यूनिट लिखने की जरूरत है। चलो अगला पॉइंट, लाउडनेस। लाउडनेस
फॉर्मूला बोल दो, क्या आया था? 10 log I बाय I नॉट बेस 10। इसकी डायमेंशन क्या है? M0 L0 T0। तो डेसिबल एक नंबर है, डेसिबल सिर्फ ये बताता है कि कितने गुना है। अब याद दिलाता हूं, अगर 40 डेसिबल लाउडनेस है, इसका मतलब इंटेंसिटी इज 10 टू द पावर 4 टाइम्स बेस इंटेंसिटी। कुछ समझ में आया? 40 डेसिबल लाउडनेस होना, इसका मतलब जो मिनिमम लाउडनेस है उसका 10 टू द पावर 4 टाइम्स अभी लाउडनेस है। क्या ये फील हुआ डायरेक्टली? यहां 40 रखो 10 कटेगा, एंटी लॉग लोगे 10 पे 4 जाएगा। तो दरअसल लाउडनेस एक जनरल चीज है। जैसे मान लीजिए सिग्नल स्ट्रेंथ लूजेस बाय 50 डेसिबल, इसका मतलब पहले स्ट्रेंथ अगर एस नॉट थी तो अब स्ट्रेंथ कितनी हो गई? समझ गए? ये कुछ और नहीं, लॉगरिथमिक स्केल है। जहां बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो वहां लीनियर वेरिएशन में बहुत बड़ा चेंज दिखेगा, लेकिन लॉगरिथमिक में छोटे नंबर्स आएंगे। ठीक? तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लाउडनेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू साउंड। लाउडनेस इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, और वो किसी भी तरह की स्ट्रेंथ हो सकती है। इवन वो रेडियो एक्टिविटी वाली स्ट्रेंथ भी हो सकती है कि किसी चीज की एक्टिविटी 100 गुना बची, मतलब 20 डेसिबल कम हो गई। ओह, ये समझ में आया क्या बोला मैंने? पहले रेडियो एक्टिविटी ए थी, अब ए बाय 100 हो गई, तो ए बाय 100 100 गुना कम, मतलब 10 स्क्वायर कम हो गया, तो 20 डेसिबल कम हो गया। ठीक? चलो बाकी कोई नया टर्म आया नहीं इसमें। डॉपलर इफेक्ट में सच कोई नया टर्म था नहीं। वेवलेंथ, लेकिन हां ये गड़बड़ मत कर देना। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये नाम याद होने चाहिए। प्रोपेगेशन कांस्टेंट के, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। आया? और अगर मैं वेव नंबर लिखूं तो वेव नंबर है 1 अपॉन लैम्डा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर वेव नंबर। और ये काफी हद तक रिलेटेड है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में 2 पाई मल्टीप्लाई किया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। वेव नंबर में 2 पाई मल्टीप्लाई किया, एंगुलर वेव नंबर आ गया। तो एंगुलर वेव नंबर, प्रोपेगेशन कांस्टेंट एक ही चीज है। और ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या है? पर मीटर। 2 पाई की तो कोई यूनिट है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स। चलो देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा नया। तो पहला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसके पहले ज्यादा आसान लिखना चाहिए मुझे, एवोगैड्रो नंबर। यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है? चलो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहां से लिखोगे? पी वी इक्वल टू एन के टी। कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो यहां से के की डायमेंशन क्या आई? प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट एनर्जी है। यूनिट लिख लेता हूं, के की क्या आई? जूल पर
केल्विन। आया? के की यूनिट जूल पर केल्विन है क्योंकि ये नंबर है। तो आप दूसरा तरीका इसी में था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी F/2kT, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल नहीं है, ये पर मॉलिक्यूल है। और चूंकि एनर्जी पर मॉलिक्यूल है तो ये जूल ही बनेगा, और अगर ये जूल बनेगा तो ये जूल पर केल्विन होगा। और यूनिट अगर देखें तो जूल क्या है, ml² T-2, केल्विन क्या है, K-1। लेकिन अब अगर मैं इसी में PV = nRT लिखूं तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब R की यूनिट। तो बताओ R की यूनिट क्या आई? ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये एनर्जी, केल्विन, लेकिन यहां मोल आ रहा है। और ध्यान दीजिए नंबर की यूनिट नहीं मिली है, मोल को तो यूनिट मिली है। तो दरअसल R की डायमेंशन आएगी जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल ml² T-2 μ-1 K-1। तो बताओ एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.023 इंटू 10 पे 23 पार्टिकल्स पर मोल। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि एवोगैड्रो नंबर की अपनी एक डायमेंशन है पर मोल। और अब जरा सोचिए रिलेशन बिटवीन R एंड K। R और K में रिलेशन क्या है? K की वैल्यू R/N है। अब आपको समझ में आएगा, ये जूल पर केल्विन है, ठीक है। और ये R, अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं कि R की डायमेंशन K की डायमेंशन इनटू एवोगैड्रो नंबर Na लिखिए सो दैट कंफ्यूजन ना हो। तो ये जूल पर केल्विन, ये पर मोल। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक यही गलती होती है कि हम एवोगैड्रो नंबर को एक नंबर मान लेते हैं क्योंकि यहां नंबर लिखा है। अभी रेनॉल्ड नंबर को नंबर माना था, लेकिन यार रेनॉल्ड नंबर जैसा ये डायमेंशन लेस नहीं है यहां, क्योंकि मोल कायदे से डायमेंशन लेस होना चाहिए क्योंकि ये नंबर्स पर समथिंग है, समझ गया ना। लेकिन इसको नाम इसीलिए दिया क्योंकि नंबर्स पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो पर में जो नीचे है वो बदल रहा है। सोडियम के लिए कुछ और आएगा, क्लोरीन के लिए कुछ और आएगा, हाइड्रोजन के लिए कुछ और आएगा, इसीलिए उसको एक यूनिट देना जरूरी थी। चलो 3 टॉपिक पे इसमें कुछ और आएंगे। अब इसमें आ गए हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। पहले ये 4, अच्छा लिखो अपने अपने आंसर, देखते हैं कि सब सही लिखते हो कि नहीं। इन चारों की यूनिट लिखना, हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। फाइनल डायमेंशन लिखिएगा ml/T और K के टर्म में कि क्या बन रही है, लिख लिए। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला Q = H ΔT, डेल्टा T। तो ध्यान दें हीट कैपेसिटी ms ΔT नहीं है, ms ΔT जो यहां बनेगा वो है, और इस पूरे टर्म को हीट कैपेसिटी कहते हैं।
तो हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी, वो हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी की यूनिट आएगी कैलोरी या जूल पर केल्विन। आ गया समझ में? तो 1 केल्विन के लिए इतने जूल, तो डेल्टा टी केल्विन के लिए कितने जूल, तो जूल पर केल्विन, तो क्या बना ये ml स्क्वायर टी K-1। अब लेटेंट हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू डेल्टा एम एल। 1 ग्राम मेल्ट करने के लिए L चाहिए, तो डेल्टा एम ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो एक, फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से, 1 ग्राम के लिए L, तो डेल्टा एम ग्राम के लिए कितना? तो लीनियर वेरिएशन। तो यहां से हमें समझ में आया कि L की यूनिट क्या हो गई? जूल पर किलोग्राम, और इसमें तो मास ही कट गया, तो L स्क्वायर T-2। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब फर्क नहीं पड़ता केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, या ग्राम है, किलोग्राम है, यूनिट तो हमारी वही आने वाली है। तो L स्क्वायर T-2 K-1। मोलर हीट कैपेसिटी Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। तो C की यूनिट आएगी Q बाय एन डेल्टा टी। Q की यूनिट ml स्क्वायर T-2, n की यूनिट म्यू, डेल्टा टी की यूनिट K। तो लास्ट में म्यू मत भूल जाना, ml स्क्वायर T-2 μ-1 K-1। अब इसमें कोइफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन, तो L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये लीनियर एक्सपांशन है, तो यहां से डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं, और यहां से अल्फा डेल्टा टी कुछ और नहीं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है। तो अल्फा डेल्टा टी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है। एक मिनट, मैं ये चाहूंगा कि ये इसमें फील जरूर करें, जैसे अल्फा होता 2 इंटू 10⁻⁴, यूनिट तो दिख रही है, पर केल्विन होगा। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शनल चेंज 1 केल्विन पे इतने फ्रैक्शन का चेंज आता है। अगर मैंने टेम्परेचर मान लो 100 केल्विन बढ़ा दिया, 100 केल्विन बढ़ा दिया, तो 1 केल्विन पे इतना, तो 100 केल्विन पे, तो फ्रैक्शनल चेंज इन 100 केल्विन कितना आया? 2 इंटू 10⁻²। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर देखूं तो ये परसेंटेज चेंज इन 100 केल्विन 2%। आया समझ में? तो दरअसल ये चीज फील होने लगेगी कि हो क्या रहा है इसमें, कि 1 केल्विन बढ़ाने पे इतने फ्रैक्शन का चेंज हुआ, तो 100 केल्विन बढ़ाने पे, या 100 की जगह कुछ और भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल चेंज है। 100 मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज चेंज होगा। और अगर यहां 50 केल्विन होता तो कोई बात नहीं, यहां 50 आता, यहां ये, और यहां 1% आता। तो क्या है, इसमें फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए ये लेंथ होती मान लो 30 सेंटीमीटर, इसका अल्फा दिया है 4 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टेम्परेचर है मान लो 150 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा है न्यू लेंथ, बिना फॉर्मूला रखे सोचे हम, फ्रैक्शनल चेंज कितना आया? 1 डिग्री सेल्सियस पे इतना फ्रैक्शनल चेंज, तो डेल्टा टी पे कितना? तो कितना फ्रैक्शनल चेंज आया अल्फा डेल्टा टी? 6 इंटू -3, इसे 0.6% लिख लें, और 30 सेंटीमीटर का 6%, 1.8 होगा, तो 0.6%, 0.18, तो न्यू लेंथ कितनी बनेगी? कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ऐसे फील करोगे आपको कन्विंसिंग लगेंगी चीजें कि हाँ सही चल रहा है। तो इसमें आपको क्या सोचना पड़ा कि ये अल्फा क्या है? अल्फा इज फ्रैक्शनल चेंज पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन क्या फर्क पड़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज और 1 केल्विन का चेंज बराबर होता है। ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अल्फा को हम प्रॉपर तरीके से अगर डिफाइन करें तो आपके लिए फॉर्मूला कॉमन सेंस बन जाएगा।
तो अल्फा की यूनिट क्या आ गई? फ्रैक्शनल चेंज पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। चलो दूसरा आया कंडक्टिविटी। बेहतर है पूरा नाम लिखो, थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू के टाइम्स, या ये जरा ऐसे फील करिए कि ये क्या है? ये एक कंडक्टर है, थर्मली कंडक्टर है, थर्मल वाला। इन जनरल जो थर्मल कंडक्टर अच्छे होते हैं वो सादे वाले कंडक्टर भी अच्छे होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी बढ़िया होते हैं। लेकिन यहां मैं थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं। ये टेंपरेचर T1, ये टेंपरेचर T2। हीट फ्लो किस पे डिपेंड करेगी? रेट ऑफ हीट फ्लो ये किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना बड़ा एरिया उतनी ज्यादा हीट फ्लो कर जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ, क्योंकि ये लेंथ जितनी बड़ी उतना टाइम ज्यादा लगेगा फ्लो होने में। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस। इससे ये फॉर्मूला याद रहेगा कि इज इक्वल टू ए T1 माइनस T2 बाय L, और जो भी कांस्टेंट है वही हमारा कंडक्टिविटी है। समझ गए? और कंडक्टिविटी क्योंकि न्यूमरेटर में आ रहा है, क्योंकि ये बढ़ेगा तो कंडक्शन बढ़ेगा, तो K कंडक्टिविटी है। तो बताओ K की यूनिट क्या हो गई? डेल्टा H बाय डेल्टा T। ये जो लिखा है ये पावर लिखी है। सोचो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब पावर है, तो इसकी यूनिट वॉट पर मीटर पर केल्विन। देखा, ये मीटर आएगा ऊपर, एक मीटर स्क्वायर बाय मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन, ये यूनिट आएगी। इससे हम डायमेंशन ढूंढ लेंगे। तो उम्मीद है ये फॉर्मूला याद रहेगा। मेरे ख्याल से एज सच इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप फील कर सकते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो किस किस पे डिपेंड कर रही है। ये एरिया है, ये लेंथ है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही हमारा के है। चलो इसमें दो और आने वाले फॉर्मूले हैं, तो नंबरिंग तो अपने हिसाब से देख लेना क्या चल रहा है, मैं तो खुद ही भूल गया। ए बी कर देता हूं। चलो, सी स्टीफन्स कांस्टेंट। घबराए ना, स्टीफन्स कांस्टेंट है इंटेंसिटी रेडिएटेड by a body. A body depends on fourth power of its absolute temperature. ये फोर्थ पावर वैसे आपको ऐसे समझ में आएगी, टेम्परेचर के साथ ये चीज लीनियरली वेरी नहीं करती। क्यों? प्रैक्टिकली अगर आपने कोई चीज गर्म जिसकी आंच लगती है, 400 डिग्री पे जितनी आंच लगेगी 500 डिग्री पे कई गुना लगती है उससे। मतलब टेम्परेचर थोड़ा चेंज होता है और जो गर्मी लगती है वो बहुत तेज हो जाती है। ये समझ में आया? क्योंकि वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल ना होके उसके पावर 4 पे प्रोपोर्शनल है। तो आपको ऐसा लगेगा कि 400 केल्विन और 500 केल्विन, आपको लगेगा ये सिर्फ 25% ज्यादा ही तो गर्म है। समझ गया ना? गर्म 25% है, लेकिन गर्म लगेगा कितना? 400। 4 का 4 पे पावर, इसका 5 पे 4 की पावर। अब ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है। समझ गया ना? ये 256 है और ये कितना है? 625। ये देखें, क्या नहीं समझा मैं? ओके, पावर निकाल लो। हम तो ये कह रहे हैं दुगने से ज्यादा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं मोर देन डबल है, और यहां सिर्फ 25% का चेंज किया था। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, कि प्रैक्टिकल चीज है कि 400-500 केल्विन के बाद जो ही हमें गर्म लगता है, हल्का सा टेम्परेचर चेंज करने पे हमें बहुत गर्म लगता है। इवन मैं क्यों ना एक नया क्वेश्चन बनाता हूं। टेम्परेचर पे पावर 4 है, अगर इसमें मैं 1% का चेंज करूंगा तो जो टेम्परेचर में, तो जो पावर में हमें फील कितने परसेंटेज का चेंज होगा? 4%। बात समझ में आई? पावर 4 है, लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है?
ये मैं क्या करता हूं कि देखिए, ये याद करने के तरीके हैं कि फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल उससे एसोसिएट कर लो कि हमें जो गर्मी लगती है या जो हम रेडिएशन फील करते हैं वो टेम्परेचर के साथ लीनियर नहीं है। तो इससे ये समझ में आ गया कि प्रोपोर्शनल टू तो टी नहीं है, टी पे कुछ पावर होगी। अब वो 4 तो याद रहेगा, लेकिन कम से कम कुछ फील तो हो कि हम क्या हो रहा है इस दौरान। तो ये जो आंसर है, ये आंसर क्या है, क्या बना, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। चूंकि इनका लॉ है तो नाम भी इनका ही आएगा, सिग्मा टी टू द पावर 4। बात समझ में आई? तो सिग्मा की यूनिट क्या हो गई, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पे 4। वॉट पर मीटर स्क्वायर तो इसी के पास है, और ये केल्विन पे पावर 4 इस पे। समझ गए? अगर एनर्जी रेडिएटेड पूछा होता, एनर्जी रेडिएटेड, तो ये इसमें एरिया और मल्टीप्लाई हो जाता। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? और एरिया कौन सा है, सरफेस एरिया। और बात बिल्कुल सही भी है कि ये लॉजिकली अगर आप बात करें, एक छोटी बॉल है एक बड़ी बॉल है, दोनों 600 केल्विन पे हैं, दोनों बराबर ब्राइटनेस से चमकेंगे। लेकिन अगर मैं हाथ यहां ले जाऊं और हाथ यहां ले जाऊं तो क्या बराबर गर्म फील होंगे? क्योंकि एनर्जी ये ज्यादा फेंकेगा, ये सिर्फ इतने एरिया से फेंकेगा, ये इतने बड़े एरिया से फेंकेगा, तो टोटल एनर्जी फेंकने वाले में तो सरफेस एरिया आएगा। समझ गए? लेकिन अब अगर एरिया आपने मल्टीप्लाई किया तो ये पावर नहीं बची, ये एनर्जी हो गई है। ये सॉरी, एनर्जी लिखा मैंने, पर सेकेंड, पावर हो गई, पावर हो गई। और एनर्जी बनाना है तो सिग्मा ए टी टू दी पावर 4 इंटू टाइम, टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया, मतलब इंटेंसिटी क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, ये पावर है, ये एनर्जी है। तो होपफुली नहीं भी पढ़ा होगा तो इस लॉ के हिसाब से आप अंदाज तो लगा ही सकते हो, और जब भी पढ़ोगे लॉ तो बोला ही जाएगा, यही है, याद कर लो। तो कल याद करते आज कर लो। तो स्टीफन ने यह बताया था कि कितनी पावर निकलेगी, ठीक है। और चौथा पॉइंट, चौथा और भी इंटरेस्टिंग है, वीन्स कांस्टेंट। और अब इन्होंने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, इन्होंने कहा द इंटेंसिटी रेडिएटेड हैज मैक्सिमम contribution of wavelength which is inversely proportional to 1 upon temperature around wavelength। अभी जरा समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी भी बॉडी को आप गर्म करोगे तो वो रेडिएशन बाहर फेंकेगी,
ये पहले सिंपल सा एक लॉ है कि जब भी किसी चीज को गर्म करोगे उसके अंदर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेंगे। और याद करिए, मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, दरअसल उसके एटम ही पूरे हिल रहे हैं, और एटम में चार्जेस हैं, और जब चार्ज ऑक्सीलेट करेंगे तो रेडिएशंस बाहर जाएगी। तो थर्मल वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है। लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि वो लैम्डा 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा से ये टेम्परेचर के साथ दिक्कत है कि टेम्परेचर की एनर्जी पर्टिकुलर नहीं है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन याद करें, टेम्परेचर की एनर्जी पूरी रेंज में है। और पिछली क्लास याद करें कि वैसे टेम्परेचर की एनर्जी कम होती है ऑन एन एवरेज 0.01, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप को भी कवर अप कर सकता है, क्योंकि वो टेम्परेचर की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑब्वियसली ये जो इंटेंसिटी लिखी है एवरेज है, तो सब कुछ एवरेज की बात चल रही है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे वेवलेंथ में बटा हुआ है, क्योंकि एनर्जी पूरे में बटी हुई है। इसमें किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा, ये तो हमेशा ही से है, क्योंकि अगर पूरे में बांटोगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी पे तो मैक्सिमम आएगा। तो दरअसल इसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसा है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, और ये लैम्डा का ग्राफ है। तो 0 से इंफिनिटी की हर वेवलेंथ फेंकेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ, इसके अराउंड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। और ये लैम्डा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, और फिर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में तो अंकल का ही नाम आने वाला है, तो वीन्स कांस्टेंट भी है। तो उम्मीद है यूनिट तो समझ में आ गई होगी। अब हम इसको फील कर लेते हैं। लैम्डा क्या है? मीटर केल्विन, तो L K। अब इसको जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, एक मिनट ध्यान देना अच्छे से, कि अगर आप किसी आयरन को एक फर्नेस में रखा और फर्नेस का आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, पहले टेम्परेचर था 400 केल्विन, अब आपने टेम्परेचर रख दिया, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं, फिर आपने लिया 1200 डिग्री सेल्सियस, फिर आपने टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस, फिर आपने टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस। तो 400 डिग्री सेल्सियस पे तो ये रेड होगा, समझ गए, रेड हॉट आयरन। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो येलो की तरफ जाएगा, और बढ़ाओगे तो व्हाइट बन जाएगा, और बढ़ाओगे तो ये हमने कभी देखा नहीं, ब्लू बन जाएगा। मतलब जो ही आप उसको हीट करते जाओगे, स्पेक्ट्रम रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ कम हो रही है। और ये इसका दूसरा बढ़िया एग्जांपल है कि जो गैस वाला और जो नॉर्मल वुड में आपने फायर लगाया और गैस में जो आपने आग लगाई, ये ब्लूइश कलर होती है और ये येलोइश होता है। नॉर्मल जैसे लकड़ी में जब हम आग लगाते हैं तो उसका कलर ब्लू नहीं होता, क्योंकि उसका टेम्परेचर उतना हाई नहीं है, समझ गए। लेकिन अगर गैस में जब हम करते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखता है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इससे आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर हमने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं तो हमारा टेम्परेचर हाई है और रेड पहने हैं तो कम है, क्योंकि जो डेली लाइफ में जो टेम्परेचर हम देखते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं, और ये टेम्परेचर रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं आया, इमिशन की वजह से है। ये समझ में आया? वेव दो तरह की फेंकी जा सकती है, एक वो खुद पैदा कर रहा है, एक कहीं और से गिर के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो डेली लाइफ में जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, समझ गया ना, नॉन ल्यूमिनस, वो पूरे इसके भरोसे हैं कि लाइट का कोई और सोर्स होगा, गिरेगा और हम पे मिलेगा और हम देख लेंगे। तो अगर हमें कोई चीज रेड कलर की दिख रही है, मतलब वो रेड को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन इमिशन में रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन का लफड़ा नहीं है, इमिशन में तो खुद का कलर है जो खुद उसने फेंका है। इसी से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं कह रहा हूं, बातें करना बंद करें, इस फॉर्मूले में एक बात गौर करें, ये तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्या कलर फेंकेगा वो आयरन की प्रॉपर्टी नहीं है। ये कॉपर भी होता तो भी यही कलर फेंकता, मरकुरी होता तो भी यही कलर फेंकता,
हर चीज यही कलर फेंकेगी यूनिवर्स की। इवन स्टार अगर इस टेम्परेचर पे हुआ तो वो भी वही कलर फेंकेगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ ल्यूमिनस वाली है। डेली लाइफ में हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिखती है क्योंकि रिफ्लेक्शन काउंट होता है उसमें। यही वजह है कि अगर एक रूम के अंदर, एक रूम 5000 डिग्री सेल्सियस पे है, इसके अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट रख दिए, ये भी 5000 डिग्री सेल्सियस में, आपको दिखेंगे ही नहीं। मतलब आपको पूरे में प्योर कलर दिखेगा, आपको ये गायब हो जाएंगे सब, ये गायब हो जाएगा, ये गायब, सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या कहा? क्योंकि मतलब ऐसा है कि किसी फर्नेस में आयरन डाला तो इनिशियली तो आयरन विजिबल होगा जब उसका टेम्परेचर कम होगा, ज्यों ही उसका टेम्परेचर फर्नेस के बराबर हो जाएगा वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन का परसेंटेज ना के बराबर है, मैक्सिमम एनर्जी इमिशन से मिल रही है। समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन की वजह से मिलती, लेकिन रिफ्लेक्शन का परसेंटेज स्केल इस टेम्परेचर पे इतना कम है कि हमारे लिए गायब ही समझो। तो उम्मीद है ये सब बताने का तरीका, ये फॉर्मूला याद कराना है कि इससे मैं ये फॉर्मूला किसी चीज से लिंक कर रहा हूं सो दैट आपको याद रहे। मैं ऐसे ही याद रखता हूं कि किसी फिजिकल फिनोमेना से रिलेट कर लेता हूं। इससे एक तो फिजिक्स अच्छी होती है कि सोचो थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन ये आ गया कि एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का, तीनों 5000 डिग्री पे एक बक्से के अंदर रख दिए, तो कौन सा कलर दिखाई देगा? समझ गया ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, को तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। चलो अब मिसलेनियस देख लो इनमें। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो या तो आप इसको फोर्स से लिखिए gm1m2/r², या इसको एनर्जी से लिखिए -gm1m2/r, आपकी मर्जी। दूसरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या स्ट्रेस या प्रेशर, इन सभी की डायमेंशन एक सी है और सभी की डायमेंशन क्या है? ml-1 t-2। उम्मीद है आपको फॉर्मूले याद होंगे, सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन, और एक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी था, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू दिस इंटू एंगल फाई, एक डेल्टा पी इज इक्वल टू -b डेल्टा v/v। ये वो केस है जब फोर्स कैसा लग रहा होगा? नॉर्मली। ये वो केस है जब फोर्स लग रहा होगा टेंजेंशियली। और एंगल ऑफ ट्विस्ट है जो एंगल फाई घूम गया है। तो इसमें टेंजेंशियल एरिया लेंगे, इसमें परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे। और तीसरे में अगर हम चारों तरफ से ऐसे दबा रहे हैं इसीलिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ रहा है, और मैं इसी को चाहूं तो b डेल्टा रो बाय रो या b इंटू 3 डेल्टा r/r, अगर ये स्फीयर होता तो लिख लो। वॉल्यूम r³ पे डिपेंड करेगा और एक माइनस आएगा, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं जनरल, ये तो लिख ही सकता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या है, स्फीयर है कि नहीं है, तो ये तो लिख ही सकता हूं -b डेल्टा v/v या +b डेल्टा रो बाय रो। तो प्रेशर लगाओगे वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। तीसरा प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? 1 करोड़ तरीके हैं। एनर्जी इज इक्वल टू HF या एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो यहां बढ़िया है एनर्जी फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम, तो एनर्जी इंटू टाइम, तो h की डायमेंशन एनर्जी इंटू टाइम, ये डायमेंशन आ गई। अब हम आते हैं लास्ट इसमें डिस्कशन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाली क्वांटिटीज। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चलो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इसमें फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? लिमिट q टेंडिंग टू 0 f/q, याद आया? तो यूनिट आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या आ गई? ml t-2, और चार्ज की यूनिट at, चार्ज की यूनिट at,
क्या समझ में आया? चार्ज की यूनिट 80, एम्पियर इंटू टाइम ये चार्ज है, तो एम्पियर स्टैंडर्ड यूनिट है, तो चार्ज को एम्पियर के टर्म में लिखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास हैं। एक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, या फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला I इंटू आर मैं लिख सकता हूं, लेकिन I इंटू आर में रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक बेहतर तरीका है वोल्टेज इंटू करंट पावर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था। तो वोल्टेज की यूनिट पावर, पावर की यूनिट क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और करंट एम्पियर ए माइनस 1। तो या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे करो, आपकी मर्जी, जैसे सोचना हो। तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, और ये क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, यही हमारा फ्लक्स है। तो फ्लक्स की यूनिट इसके टर्म में लिखते तो यहां एप्सिलॉन की यूनिट नहीं पता है, इसीलिए हम यहीं से लिख रहे हैं। तो फ्लक्स की यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। चौथा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये चार्ज के बराबर है, तो इसे एप्सिलॉन की यूनिट चार्ज बाय फ्लक्स लिख सकता हूं। ठीक है, या एप्सिलॉन की यूनिट किससे लिखें? 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फोर्स है, तो एप्सिलॉन की यूनिट Q1 Q2 बाय फोर्स इंटू आर स्क्वायर, Q1 Q2 8t का होल स्क्वायर, फोर्स एम एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन की यूनिट बहुत गंदी सी बनी, m माइनस 1 एल माइनस 3 टी पे 4 ए स्क्वायर। सही है। तो ये एप्सिलॉन नॉट ऐसा है, कैसे भी निकालो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये याद तो होने से रहा। अगली यूनिट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, और इनकी यूनिट ध्यान याद रखने का तरीका, मैं तो पर्सनली ये वाला पसंद करता हूं, आई स्क्वायर आर इक्वल टू पावर। आई आर इक्वल टू वोल्टेज में, पहले वोल्टेज सोचो वोल्टेज क्या था, लेकिन पावर हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद है, आई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो रेजिस्टेंस की यूनिट पावर, पावर कितना है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। कैपेसिटेंस हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी बाय वोल्टेज का स्क्वायर, लेकिन यहां वोल्टेज आ रहा है इसीलिए मैं पसंद करूंगा ये वाला। तो चार्ज की, सॉरी, कैपेसिटेंस चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर बाय एनर्जी, और चार्ज क्या है? एटी का होल स्क्वायर, एनर्जी क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। हालांकि एक और हमारे पास बढ़िया तरीका है, आर सी टाइम है, आर सी टाइम है, तो आप ओम के टर्म में इसको लिख सकते हो, और ओम अगर आप जल्दी निकाल लेते हो तो उसकी मदद ले लो। इंडक्टेंस, तो हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी है, ठीक है, या एल डी आई बाय डी टी वोल्टेज है, दिख रहा है? तो आप किसी की मदद से भी निकाल सकते हो। तो एल की यूनिट क्या आ गई?
एल की यूनिट, एनर्जी बाय करंट स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, या एक और तरीका है एल बाय आर टाइम है। मतलब कहने का तरीका है, जितने फॉर्मूले आपको पता होंगे उतना आसान पड़ेगा यूनिट निकालना। लास्ट दो, मैग्नेटिक फील्ड, बताओ मैग्नेटिक फील्ड बी कैसे निकालेंगे? ये सबसे बढ़िया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सी, या फोर्स बाय क्यू वी। बी क्यू वी फोर्स होता है, या बी आई एल फोर्स होता है, आई एल क्रॉस बी, या फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। ये ज्यादा आसान पड़ेगा यूनिट निकालने के लिए, समझ गए? या वेलोसिटी ई बाय बी, याद आया? ईएम वेव, ईएम वेव में तो आप जैसे भी निकालें तो आंसर तो आ ही गया। एम एल कैंसल आउट हो गया, एम एल कैंसल आउट हो गया, टी पे -3, ए पे -1। बाकी हम फॉर्मूले इसलिए यूज नहीं कर रहे, जैसे म्यू जीरो एन आई, इसमें म्यू जीरो नहीं पता कितना है। पक्का समझ गए? क्या टी पे? कहां पे? ओके, ये एक वेलोसिटी पे भी t-1 था, -2 है। हाँ, वेलोसिटी का t-1 नहीं ली। -1 क्यों? फोर्स ml t-2, चार्ज क्या है at, वेलोसिटी क्या l बाय t। चलो अगला, मैग्नेटिक मोमेंट, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन। नंबर ऑफ टर्न्स आई ए, एक फॉर्मूला, एक Q बाय 2m एंगुलर मोमेंटम, दूसरा फॉर्मूला एक m डॉट b एनर्जी, और एक m क्रॉस b टॉर्क। तो आप किसी से भी निकाल लो। अगली डायमेंशन म्यू जीरो की, म्यू जीरो की डायमेंशन मुझे लगता है सबसे बढ़िया तरीका है म्यू जीरो एन आई, ये वाला। तो म्यू जीरो एन आई, एन है, एन की डायमेंशन है या नहीं है? एन की डायमेंशन है पर यूनिट लेंथ। तो म्यू जीरो आया मैग्नेटिक फील्ड बाय एन आई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, लेकिन ये l-1 और आई क्या है ए, और मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन ऊपर निकाली थी। तो इसमें ये गलती मत कर देना, इसकी डायमेंशन है पर लेंथ। हालांकि एक और हमारे पास तरीका था, 1/μ0 एप्सिलॉन अंडर रूट, ये कुछ था सी। हालांकि एक और था, 1/2μ0 b स्क्वायर एनर्जी बाय वॉल्यूम। फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर बबल formed in liquid on explosion depends on static pressure, density of liquid, and energy of explosion. Derive relation. सिंबल आप इसमें ले सकते हो, प्रेशर का सिंबल P,
डेंसिटी का सिंबल रो, एनर्जी का सिंबल ई और फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, पहला क्वेश्चन करिए। चलो पहला क्वेश्चन हो गए, आंसर बोलो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, पी पे कितना पावर, 1 बाय, और डेंसिटी पे, एनर्जी पे, ठीक है। सेकंड का आंसर, प्लैंक टाइम क्या बना, जी एच, जी पे कितना, एच पे, सी पे, प्लैंक लेंथ, वो तो एक मिल गया तो दूसरा तो आसान है, टाइम में स्पीड मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑब्वियसली आपने इसको अल्फा बीटा गामा मान के किया होगा। हाँ जरा देखें अब, एक मिनट, बिल्कुल ये तरीका है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्रेशर पे अल्फा, एनर्जी पे बीटा, और या डेंसिटी पे बीटा, एनर्जी पे गामा। प्रेशर क्या है, एम एल -1 टी -2 पे अल्फा, एम एल पे -3 पे बीटा, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी -2 पे गामा, और फ्रीक्वेंसी क्या है, टी -1। और तीनों कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जरा दूसरा अप्रोच देखें। यहां तक ठीक है, ये फंडामेंटल, ये तो आना ही चाहिए आपको। अब दूसरा अप्रोच ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि इसी में कुतुर पुतुर करेंगे, इसी में हम ढूंढेंगे कि क्या क्या हमारे पास रिलेशन है। जरा देखें, और जितने फॉर्मूले आपके पास हों, याद होंगे, उतना आसान पड़ेगा ये। समझाता हूं, एनर्जी हमारे पास है, एनर्जी और प्रेशर में रिलेशन मिल जाए तो काम चल जाएगा। एनर्जी और प्रेशर में रिलेशन बताओ, या एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन। तो जरा समझें, प्रेशर का रिलेशन मेरे पास है हाफ रो वी स्क्वायर, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में ये प्रेशर यही बनेगा, या थ्रस्ट का फोर्स रो ए वी स्क्वायर होता, ये फोर्स आता, एरिया से डिवाइड कर दो। या बर्नौली थ्योरम अगर आपको याद है, P प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट, याद है। तो हाफ रो वी स्क्वायर प्रेशर की डायमेंशन है, मतलब प्रेशर बाय डेंसिटी का अंडर रूट स्पीड मिल चुकी है। अगर मुझे लेंथ और मिल जाए तो टाइम तो मिल गया। अब लेंथ में, अब देखता हूं एनर्जी और प्रेशर में क्या रिलेशन है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम एनर्जी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, या पीवी वर्क डन ही एनर्जी है। तो यहां से वॉल्यूम की डायमेंशन मुझे मिल गई, एनर्जी बाय प्रेशर। यहां लेंथ की डायमेंशन मिल गई, एनर्जी बाय प्रेशर पे 1/3। मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड बाय लेंथ। यही तो है, लेंथ को स्पीड से डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड बाय लेंथ, और स्पीड क्या है, p बाय रो पे 1/2, और नीचे क्या है, e बाय पी पे 1/3। कुछ समझ में आया अप्रोच? आया? मतलब मैं कैसे सोच रहा हूं कि क्या इन तीनों में आपस में मुझे रिलेशन पता है। अगर इन तीनों में रिलेशन मुझे पता है तो मैं काफी जल्दी आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, क्लियर? और ये तो इस पर डिपेंड करेगा आपको कितने फॉर्मूले याद हैं या कितने रिलेशन। जैसे ये मैंने बताया कि बर्नौली से मुझे याद है, क्योंकि अगर तुम्हें यही निकालना पड़ा कि इनमें क्या रिलेशन, उसके लिए अल्फा बीटा लेने पड़े तो बेवकूफी यही करना, डायरेक्टली ले लो। समझ गए? और यहां मैंने क्या लिखा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक्स से। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डीसीटी में जो क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट ट्राई ये वाला मारिएगा, सो दैट आप जल्दी कर पाए। अब कुछ ना समझ में आए तो अल्फा बीटा गामा तो है ही, वो तो संघर्ष करके आंसर निकाल ही लोगे। क्योंकि इसका बेनिफिट ऐसे होगा कि मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी बदल दी। जैसे मैंने अगर फोर्स
वेलोसिटी और मान लो एनर्जी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी ले लें तो एफ वी एनर्जी ई, और अब मुझे डिराइव करना होता कोई चीज, इसके टर्म में कुछ चीज डिफाइन करनी होती, जैसे डिफाइन इलास्टिसिटी इन टर्म ऑफ दीज। तो हम इलास्टिसिटी नहीं देखेंगे कि क्या पूछा गया, हम तो वो देख ही नहीं रहे, हम तो ये देख रहे हैं इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर मैं इससे लेंथ, मास, टाइम निकाल पाया तो मुझसे कुछ भी पूछा जाए मैं आंसर लिख दूंगा। अब जरा सोचें, एनर्जी और वेलोसिटी, मास मिल गया मुझे, बताओ हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी, तो मास क्या है, एनर्जी बाय वी स्क्वायर। फोर्स इंटू वेलोसिटी से पावर मिलेगी, लेकिन पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो मुझे टाइम मिल गया, टाइम कितना है, एनर्जी बाय फोर्स वेलोसिटी, और टाइम मिल गया, मास मिल गया, सिर्फ लेंथ चाहिए, और लेंथ तो महासड़ी स्पीड इंटू टाइम। आया समझ में? या एनर्जी बाय फोर्स, यही लेंथ है, फोर्स में लेंथ मल्टीप्लाई करोगे, वर्क डन आ जाएगा। तो होपफुली ये अप्रोच समझ में आया होगा कि इनमें आपस में जुगाड़ ढूंढो। अब हमसे पूछा था इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू। हालांकि हम इलास्टिसिटी डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते थे, लेकिन मान लो ऐसे लिखा तो मास में कहीं ना कहीं निकाल चुका हूं ई बाय वी स्क्वायर, लेंथ निकाल चुका हूं ई बाय एफ, तो एफ बाय ई, और टाइम निकाल चुका हूं एफ वी बाय ई होल स्क्वायर। सही बात है, आ गया पहला क्वेश्चन। लेकिन दूसरा क्वेश्चन और ज्यादा ट्रिकी होगा इस तरीके से करना, लेकिन स्टिल मैं दिखाता हूं मैं कैसे सोचता दूसरे क्वेश्चन के लिए। अब जरा सोचते हैं दूसरे में क्या क्या पूछा है, जी एच सी। हमें इनमें आपस में रिलेशन ढूंढना है। अब हमसे जो भी पूछा गया हो हमें ढूंढना तो इन तीनों में। अब इन तीनों में मुझे जी के ज्यादा रिलेशन नहीं पता, जी के तो दो ही पता है, एक फोर्स एक एनर्जी। तो मैं यहां, ये एनर्जी है और एनर्जी तो एच एफ भी है और एनर्जी तो एम सी स्क्वायर भी है, ये तीनों एनर्जी है। क्या आपको दिखा कि यहां से अब हमें वैल्यूज मिलने वाली हैं और ऐसे मिलेंगी, जी एम स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये लिखा है एनर्जी है। लेकिन अब इसमें उतना फायदा नहीं हुआ, जरा एच सी बाय लैम्डा में देखते हैं, और अगर ये किया तो मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया, क्योंकि जी एच सी तीनों अलाउड हैं, तो एम की डायमेंशन जी बाय एच सी। आया समझ में? उल्टा लिखा है, एम की डायमेंशन एच सी बाय जी। और दूसरा, अब मुझे एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर से, चलो एनर्जी तो हम निकाल लीजिए, मास निकाल चुके हैं, अब हमारा काम है लेंथ निकालना, लेंथ या टाइम। अब लेंथ निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जी एम स्क्वायर बाय आर, ये एनर्जी है, इस एनर्जी को एम वी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं एनर्जी की जगह यहां एच फिट करना चाह रहा हूं। सी फिट करने को तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है, इसमें एच कहीं ना कहीं फिट होना चाहिए, एच तो एंगुलर मोमेंटम में फिट होता, तो ये आर इधर भेज दूं, तो जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम एम वी आर, और एम वी आर क्या है, एच। आया? और मास की, सॉरी ये तो मास ही निकल आया, एम काटना है, एम स्क्वायर काट दिया ना, जी एम स्क्वायर, एक मिनट, सॉरी मैंने वो गलत लिख दिया, एम वी स्क्वायर आर लिखा है, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, एम स्क्वायर एम आर। आया समझ में क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि एच स्क्वायर बाय एम आर, क्योंकि मैं एम वेरिएबल अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि एम मैं निकाल चुका हूं। तो अगर ऑप्शन में एम भी आ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जी एच एम और सी के टर्म में चाहिए। और अब देखें, जी एम लेंथ की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू क्या आई, एच अपॉन जी एम
क्यूब। सही है, यही प्लैंक लेंथ है, बस m की वैल्यू उठा के छापनी है, h स्क्वायर। तो h स्क्वायर बाय g, m क्यूब की वैल्यू कितनी थी, एच सी बाय जी का अंडर रूट। ये आपके तरीके से काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि पहले आपको जी एच सी की डायमेंशन ढूंढनी पड़ी होगी, फिर उसमें अल्फा बीटा, फिर इक्वेशन सॉल्व करोगे। और सोचिए अगर लेंथ मिल गई तो टाइम तो आसान है, मास मिल गया, लेंथ मिल गया और टाइम स्पीड से मिल जाएगा, तो सब कुछ मिल जाएगा। हमसे कुछ और भी पूछा होता तो पक्का समझ में आया। और हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते थे, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमेशा ये सोचना है जी एम स्क्वायर बाय आर एनर्जी है। एनर्जी को अगर आप ये एनर्जी है, अब इसमें आप इसको एफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। मैं एनर्जी को एच एफ लिख लूं, यहां एफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में भी सोच सकते थे, ठीक है, लेकिन बात ये वही हो जाएगी, क्योंकि अब मैं इसको सी वाई लैम्डा लिखूंगा तो एच सी वाई लैम्डा से जो कटा था ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कंक्लूजन ये, आप किसी भी तरीके से जाओ आंसर मिल जाएगा, आप कैसे भी जाइए आंसर पक्का मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेन कंक्लूजन क्या था कि आपको ये फॉर्मूला ढूंढना था एम सी स्क्वायर, ऑल थ्री आर डायमेंशनली सेम और सभी एनर्जी की डायमेंशन है, ठीक है। तो अब यहां से सोचिए, अगर इसमें से मैं m एलिमिनेट कर दूं तो लेंथ मिल जाएगी, तो ये समझ में आया। अगर इनमें से m हटा दिया जाता तो काम बन जाता, समझ गए। तो ऐसे ही ये टाइम देने के लिए बैठा है, और टाइम पता है, लेंथ पता है, m पता है, कुछ भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये अप्रोच जरूर समझिए कि मैंने कैसे किया है, खुद से एक बार जरूर ट्राई करिएगा इसमें। चलो अब तीसरा क्वेश्चन, ई एम ई एच के, इनमें आपस में रिलेशन बिल्कुल सही कि ये ए टी लिखते, चार्ज ए टी पे अल्फा, एम पे बीटा और एच को एम वी आर लिख सकते हैं, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, गामा और के 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स है, तो इसकी डायमेंशन फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय चार्ज स्क्वायर है, और फोर्स कितना है एम एल स्क्वायर, तो एल क्यूब टी माइनस टू और ये टी माइनस फोर ए माइनस टू डेल। अब ये चीज किसके बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन कैसे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स बाय क्यू सी, तो फोर्स क्या है एम एल टी माइनस टू, चार्ज क्या है ए टी एल बाय टी, यही है। तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन, और कंपेयर कर दो, आ गया समझ में। ये बेसिक तरीका है, लेकिन देखते हैं दूसरे तरीके से ये काम बनेगा कि नहीं। अब देखिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, चार्ज, मास, H 1/एप्सिलॉन और B निकालना है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखें, K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं इंटरेस्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू सी है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को बाकी के टर्म में चाहिए, के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सी, लेकिन यहां के अलाउड है, ई अलाउड है, आर और सी ये अलाउड नहीं है, तो हमें आर और सी की वैल्यू कहीं से ढूंढनी पड़ेगी। समझ गए। आर और सी को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कहां ई, ओके ये ई ज्यादा डबल है, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने दो ई ले ली। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर है, तो
तो के ई बाय आर स्क्वायर सी। तो अब हमें इसमें ढूंढना है कोई वैल्यू जो वहां से इसको दे दे। तो एम सी स्क्वायर हमारी एनर्जी है, के क्यू स्क्वायर बाय आर भी हमारी एनर्जी है, सही है। और एच एफ एच सी बाय आर ये भी हमारी एनर्जी है। आया? तो यहां से सी की डायमेंशन के ई स्क्वायर बाय एच मिल गई। मिला? यहां से एक सी की समस्या तो खत्म हो गई। अब बस आर और मिल जाए तो काम हो गया अपना, आंसर यही निकल आएगा। ठीक है, चलो अब एम वी आर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहां लैम्डा मतलब आर स्क्वायर, सी से सी कटा, या एम वी आर इज इक्वल टू एच लिख लो, ये लिख लें। तो आर की वैल्यू एच अपॉन एम वी हो गई, और एम वी मतलब एम सी, तो सी और आर का प्रोडक्ट एच बाय एम हो गया। मतलब जो भी चाहिए पड़ेगा अब हम ढूंढ लेंगे। तो अब आंसर क्या बना, के ई बाय आर की वैल्यू कितनी है, सी आर का प्रोडक्ट है एच बाय एम, लेकिन एक आर बच गया। तो एक आर बच गया तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें सी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं। के ई इंटू आर सी का प्रोडक्ट एच बाय एम इंटू एक सी के ई स्क्वायर बाय एच। क्या समझ में आया अप्रोच? लेकिन बट इट नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है वैसे शीट में, लेकिन बस मुझे ये अप्रोच बतानी थी कि ये अप्रोच भी बढ़िया अप्रोच है, इससे जल्दी आंसर आते हैं, क्योंकि वो संघर्ष बच जाता है। लेकिन ऑब्वियसली, और अच्छी बात इसमें, आप किसी भी तरीके से करो आंसर पक्का आएगा। ऐसा नहीं होगा, आप स्टक कभी नहीं होंगे। आप स्टक तभी होते हैं जब हम वेरिएबल, हमारे पास ऐसा होता है कि हम वही इक्वेशन फिर से यूज कर लेते हैं। आपको अलग अलग इक्वेशन यूज करनी है। देखिए हर बार मैं अलग अलग यूज कर रहा हूं, इसीलिए कोई इक्वेशन, जैसे मैंने एनर्जी दो तरीके से बराबर की, समझ गए, एक ये और एक रिलेशन यहां से उठाया, और एक एक करके खत्म करते जाइए। जैसे हमें पता चला ये खत्म हो गया, बस आर और सी दो अननोन है, तो पहले हमने एक अननोन ढूंढा, उसकी मदद से दूसरा ढूंढ लिया। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि मैंने रिवीजन में ये टॉपिक क्यों रखा है। ठीक है, और हां ऑब्वियसली ये तरीके 11th में नहीं बताए जा सकते, तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता, तरीके क्या कर लेंगे। चलो लास्ट डिस्कशन। कल मेरी क्लास है ना, होनी चाहिए। चलो मिलीग्राम मिनट फीट। अब देखें मास, लेंथ और टाइम, ये अच्छी बात है कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। मास, टाइम, लेंथ, और हमें किसको, प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या है, एम वी आर, तो एम एल टी माइनस 1 एल स्क्वायर, ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया। क्या कोई दिक्कत है? सही तो है। लेकिन प्लैंक कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ का स्क्वायर बाय टाइम, यही है प्लैंक। अब हम सोचेंगे कैसे, ध्यान दें, यूनिट कन्वर्ट करने वाले। एच की वैल्यू होती कितनी है, 6.6 इंटू 10 पे माइनस 34, लेकिन यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अब नई यूनिट में ये वैल्यू कितनी बनी, 6.6 इंटू 10 पे माइनस 34। एक किलोग्राम में 10 पे 6 मिलीग्राम होंगे, और एक मीटर में 3 फीट होंगे। एक मिनट में 1/6, एक सेकंड में 1/60 मिनट होंगे। तो h की नई वैल्यू आ गई 6.6 इंटू 60 इंटू 9 इंटू 10 पे माइनस 28, और मिलीग्राम फीट पर मिनट, फीट स्क्वायर पर मिनट। तरीका समझ में आया क्या करना है? एक यूनिट में जो वैल्यू लिखी है ऐसा ही यूनिट में किलोग्राम को रिप्लेस करो, इसको रिप्लेस करो, इसको रिप्लेस करो। क्या
एक नंबर लग रहा है। तो समझ गया ना हर चीज को, ये प्रॉपर तरीका है करने का कि ऐसा यूनिट में लिखो फिर वैल्यू रिप्लेस करो, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको किससे करना है। ठीक है, और अगर क्लास समझ में आई है तो किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप कर पाओगे। तो मात्र छोटा सा होमवर्क, कौन सी शीट है? ये तो शीट छोटी सी है। अरे एक मिनट, ओ फोन था। टेस्ट का सिलेबस अभी बता रहा हूं, रुको। अरे रुको, तो अगला तो होमवर्क लिख लो। जेई एडवांस कॉर्नर अल्टरनेटिंग करंट जरूर कर लेना, काफी अच्छा है। अब वो ढूंढना है, अल्टरनेटिंग करंट का बुकलेट में था क्या जेई एडवांस कॉर्नर? मतलब तुम्हें किताब से करना है, अंडरस्टूड है। हाँ, जेई एडवांस का बुक से करना है, आपके पास बुक होनी चाहिए। और मैं फिर कर रिकमेंड कर रहा हूं, मेंस की अलग रखना बुक, एडवांस की अलग खरीदना। कंबाइंड खरीदोगे दोनों की काम की नहीं रहेगी। तो मेंस की अलग बुक होनी चाहिए आपके पास, एडवांस की अलग बुक होनी चाहिए। ठीक है, अरे एक मिनट। हाँ, मेंस की बुक इसीलिए क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन अगर मेंस की प्रैक्टिस में देने जाऊं तो दिन भर वही करते रहोगे। तो मैं तो सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस में दूंगा। तो मैं जो शीट दूंगा, इस शीट में कुछ मेंस के क्वेश्चन है, कुछ एडवांस के क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है कि जो मुझे लग रहा है कि आपके पास जाने चाहिए। तो ये शीट मेंस के हिसाब से नहीं है। आगे भी शीट में मेंस का पार्ट भी होगा, एडवांस का भी होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस के लिए इनफ नहीं होगा। तो आपके पास मेंस की पीवाईक्यू अलग होनी चाहिए, एडवांस की पीवाईक्यू अलग होनी चाहिए। नहीं है तो ले लो, है तो अच्छी बात है। अब 2023 वाली है तो भी चलेगी, जरूरी नहीं कि आप 24 में अपग्रेड करो, लेकिन अगर नहीं है तो अलग अलग बुक्स ले लीजिए, प्रैक्टिस करने के काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन फिर। चलो अगले टॉपिक के साथ कल मिलते हैं।